नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार में आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि पर्सनालिटी किस किस आधार पर अलग अलग किस्म से पढ़ी जाती है। पर्सनालिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, जैसे कि हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पर्सनालिटी के। आज हम ये देखते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण में से जो समाजशास्त्रीय दृष्टि है उसके हिसाब से पर्सनैलिटी क्या होती है, सोशियोलॉजी के हिसाब से पर्सनैलिटी क्या होती है। सोशियोलॉजी के हिसाब से पर्सनैलिटी को समझने के लिए बेस्ट है कि हम एडवर्ड स्प्रेंगर, ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे, इन्होंने एक किताब लिखी लेमन्स फॉर मेन। इसका ट्रांसलेशन किया गया टाइप ऑफ मैन के नाम से। आप किताब में जहाँ लिखा पाएंगे टाइप्स ऑफ मैन, तो आप समझ जाइए कि ये एडवर्ड स्प्रेंगर की लिखी किताब लेमन्स फॉर मेन का ही ट्रांसलेशन है। ठीक है ना, आम भाषा में हम सबको समझाने के लिए जर्मन फिलोसोफर थे, तो जर्मनी से इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया। इनकी थ्योरी के हिसाब से मूलतः पर्सनैलिटी को हम 6 तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इन 4 वर्गों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है हमारा सैद्धांतिक। थियोरेटिकल फॉर्मेट में हम कैसे पढ़ेंगे थियोरेटिकली, हाँ, थियोरेटिकल क्या है, सैद्धांतिक पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, कैसे पता चलता है। देखिए, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, सैद्धांतिक का मतलब ही होता है सिद्धांतों पर चलने वाला। इस समाज में जब आप लोगों के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, या लोगों के बीच में छोड़िए, खुद के परिवार में, अपने समाज में, यानी अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों में, आप लोगों को ये ज़्यादातर कैटेगरीज मिल ही जाएंगी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सैद्धांतिक होते हैं, उनके लिए अपने जीवन में उनके सिद्धांत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जिन मूल्यों में वो विश्वास करते हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो अपने जीवन को एक दिशा देते हैं अपने सिद्धांतों के बलबूते। तो स्प्रेंगर ने कहा कि पहली कैटेगरी तो आप ये मान के चलिए कि थ्योरेटिकल होती है, सिद्धांतों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही सैद्धांतिक हो जाता है। जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक। अब ये तो आजकल अगर आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो दुनिया भर के लोग इंस्टा, यूट्यूब, बाकी के सोशल मीडियाज़ को इस्तेमाल करते हैं। उनमें अधिकतर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आर्थिक का मतलब ही है पैसा, इकोनॉमिक। वो व्यक्ति जो जीवन में ज़्यादातर समय सिर्फ पैसे की ही बात करते हैं, फ़ायदा कैसे निकाला जाए, कहाँ से पैसा कमाया जाए, पैसा के इर्द गिर्द ही जिनका जीवन घूमता है। यानी उनका काम ही ऐसा है कि उनको अपने पैसे को मल्टीप्लाई ही करना है। अगर बिज़नेस है तो अलग अलग बिजनेसेस खोलने हैं। तो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, दुकानदार हैं, ये आप इनके एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट। चलिए फिर आ जाता है हमारा सामाजिक। सामाजिक नाम ही बता रहा है कि वो व्यक्ति जो समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए सोचता है, कार्य करता है, समाज के बीच में उठता बैठता है। उस व्यक्ति को ये पता है कि कौन सा ऐसा तबका है जो अभी भी पिछड़ा हुआ है। उस व्यक्ति को ये भी पता है कि इस पिछड़े हुए तबके को मुझे ऊपर कैसे लेकर आना है, और वो दुनिया के सारे प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक होते हैं यानी सोशल होते हैं, आप देखेंगे कि उनमें दया, परोपकार, सहयोग, सहिष्णुता, समाज सेवा, ये सब कुछ बहुत है। सहिष्णुता का मतलब आप समझते हैं ना, जहाँ पर हम कोई पूर्वाग्रह या किसी भावना से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे, हमारे लिए सारे ही लोग समान होते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दूसरों के प्रति निष्पक्ष तरीके से यदि व्यक्ति काम करता है तो सहिष्णुता के साथ काम कर रहा है, राइट। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा समाज कल्याण की ही बात करते हैं। उनका काम ही होता है कि वो समाज कल्याण पर काम करें। समाज के कल्याण का मतलब ही है कि मानवता, समाज कल्याण, दया, परोपकार में उनकी अगाध श्रद्धा है। उनका मानना है कि जीवन का उद्देश्य ही ये है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो समाज सेवी होते हैं, स्वयं को समाज सेवी कहते हैं,
कोरोना में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुद के जान की परवाह नहीं की। मैं उसमें हमारे बहुत ही पूजनीय डॉक्टर्स को या टीचर्स को या बाकी लोगों को अभी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। हम सब तो अपने अपने प्रोफेशन से बंधे हुए थे। किसी किसी ने प्रोफेशन से ऊपर उठकर भी काम किया, यानी मानवीय मूल्यों को ज़्यादा तवज्जो दी और आगे बढ़कर काम किया। जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं था उसके आगे लांघ कर उन्होंने काम किया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो संपन्न थे, जिनके पास बाहर निकलने का कोई कारण नहीं था, केवल और केवल दूसरों की मदद करने के सिवा। तो ऐसे लोग जो आगे से आगे बढ़ चढ़कर खुद से मदद करने पहुंचते हैं, आप उनको समाज सेवी कहते हैं, ठीक है ना। और इस सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो समाज सेवियों को आप इस कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर आता है हमारा चौथा कैटेगराइजेशन, जो है पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल का क्या मतलब है? आपने कभी किसी नेता को यदि देखा हो, यदि उनसे बात की हो, तो उनकी टोन ही अथॉरिटेटिव होती है। आपको ऐसा लगेगा कि ये अथॉरिटी तो चलिए है ही, लेकिन इनकी भाषा, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके काम करने का तरीका, इनका मैसेज कन्वे करने का तरीका भी अथॉरिटेटिव होता है। प्रभुत्व बनाना चाहते हैं हमेशा। इनकी एक आइडेंटिटी के साथ ये जुड़ गई है कैरेक्टरिस्टिक, कि जितने भी आपके सत्ताधारी होते हैं उनमें, जितने भी राजनीतिक होते हैं उनमें सत्ता, प्रभुत्व, नियंत्रण, बेसिकली यही इनका सबसे ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन होता है, ठीक है ना। तो जो भी राजनीति में जुड़े हुए हैं उनका मूल भाव, अब आप देखिए इन दोनों में कितना अंतर है। जो सामाजिक है वो समाज सेवा करेगा, दया, कल्याण, परोपकार सब कुछ करेगा, लेकिन उसको सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता का लोभी नहीं होता, सत्ता के लिए प्रयत्न भी नहीं करता। ज़्यादातर समाज सेवी सत्ता के लिए नहीं करते हैं। बहुत सारे समाज सेवी तो सामने भी नहीं आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, जीवन पर्यंत वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से देखें तो ये जो राजनीतिक पर्सनालिटीज़ होती हैं, ये बेसिकली अपना प्रभुत्व बनाना चाहती हैं, अपना नियंत्रण रखना चाहती हैं, और इनका जो उद्देश्य होता है वो ज़्यादातर इनका उद्देश्य अपना प्रभुत्व बनाए रखना होता है, अपना दबदबा बनाए रखना होता है, अपनी एक साख बनाकर रखते हैं। और आपने देखा ही होगा, अगर आप पॉलिटिक्स को करीब से देखते हैं या जो भी एनवायरनमेंट हमारे यहाँ चलता है, वातावरण जो चल रहा है पॉलिटिकली, आप देखेंगे कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को दबाने की कोशिश करता है, दूसरा पक्ष दबेगा नहीं, वो इसको दबाने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसा होता है। तो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जो काम करते हैं वो कैटेगरी के लोग हमारे राजनीतिक व्यू पॉइंट से आप उसको देखेंगे। कैरेक्टराइजेशन राजनीतिक होगा। ये भी एक कैटेगरी है पर्सनैलिटी की, ठीक है। हम ये सारी पर्सनैलिटी सोशियोलॉजी के अंतर्गत, समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी और पर्सनैलिटीज़ हैं जो हम मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। भारतीय दृष्टिकोण में पर्सनैलिटीज़ क्या क्या है, राइट। तो इस समय हम सिर्फ सोशियोलॉजी के अंडर पढ़ रहे हैं। चलिए, अब आ जाता है धार्मिक। अब यहाँ धार्मिक का मतलब है वो व्यक्ति जो आध्यात्म पे भरोसा करता है। कुछ लोग आंख मूंद करके आध्यात्म पे भरोसा करते हैं, उनके लिए सब कुछ उनका आराध्य ही है, उनका ईश्वर ही है। दुनिया भी वही चला रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी वही चला रहे हैं। कोई दुख है तो वो भी ईश्वर काटेंगे, कोई सुख है तो वो भी ईश्वर का दिया हुआ है। यानी इस तरीके के लोग जो दुनियादारी है उन सबसे परे होते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस उन सबसे अलग होती है, बिल्कुल अलग चल रही होती है। ईश्वर में उनकी गूढ़ श्रद्धा होती है। ईश्वर में श्रद्धा होने की वजह से ही ईश्वर का डर भी होता है। अगर कोई पाप करना है, पाप का मतलब झूठ बोलना है, किसी को कष्ट पहुंचाना है, कोई बहाना बनाना है। अक्सर आपने अपने घर में भी देखा होगा कि आपके घर के वो लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो भक्त हैं, किसी एक ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपने देखा होगा कि वो अक्सर बचते हैं बहाना बनाने से, झूठ बोलने से या काम चोरी करने से भी, क्योंकि उसके लिए भी झूठ बोलना पड़ता है ना। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण रखते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि परोपकार इनकी मूल भावना होती है। सादा जीवन जीते हैं, संत हो गए, पुजारी हो गए या जो भक्तगण हो गए, ठीक है ना, जो श्रद्धा भक्ति से लीन होकर जो भक्ति करते हैं। भक्त तो हम सब
सब हैं, लेकिन हम दुनियादारी में भी हैं। ये वो भक्त है जहाँ वो भक्ति में लीन होकर सिर्फ और सिर्फ उनको अपने भगवान से लगन लगी है। जिस भी वो भगवान को माने, अल्लाह को माने, जीसस को माने, वाहिगुरु को माने, उनके साथ उनका कनेक्शन ऐसा ही है कि जो है वो तू है। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया, तुम देखो, किसी के साथ अच्छा होना है तो प्रभु कर दो अच्छा। ये वाली जो मेंटालिटी होती है ना, वो उन लोगों की होती है जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये भी एक पर्सनैलिटी का टाइप है, राइट। तो ये जो धार्मिक प्रवृत्ति का पर्सनैलिटी है, आप इस धार्मिक प्रवृत्ति के पर्सनैलिटी को अक्सर देखेंगे कि वो स्वयं में रहने में ज़्यादा आनंद पाता है, क्योंकि हर वक्त वो अपने ईश्वर से कनेक्टेड रहता है। अधिकतर केसेस में, हम किसी अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए फिर आ जाते हैं हमारे सौंदर्यात्मक। अब देखिए सौंदर्य का मतलब क्या है? ब्यूटी, एस्थेटिक, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो ब्यूटीफुल है वो आपको क्रिएटिव बनाती है, उसके विषय में लिखने को, उसके विषय में कोई चित्रकारी करने को प्रेरित करती है। तो जितने भी लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, कला से प्रेम करते हैं, वाद्य यंत्र भी हो सकते हैं उसमें, कलाकार अभिनय भी हो सकता है उसमें, जो सौंदर्य से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं, वो आपके पर्टिकुलरली इस कैटेगरी में आ जाते हैं, सौंदर्यात्मक, ठीक है ना। अब सौंदर्य के पुजारी होते हैं कलाकार, प्रकृति प्रेमी, साहित्यकार, मूर्तिकार, ये बेसिकली हमारे एस्थेटिक होते हैं। अब आप और हम भी प्रकृति के प्रेमी हैं, हमें भी अच्छा लगता है पहाड़ों में जाकर प्रकृति को बहुत ही करीब से देखना, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन क्या हम हर वक्त इसी सोच के साथ रहते हैं? क्या हम कोई चित्रकारी बनाने लगते हैं? क्या हम उसको वैसे आत्मसात कर लेते हैं जैसे एक कलाकार आत्मसात कर लेता है? नहीं ना। इसलिए हमारी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से, ये सारी पर्सनैलिटी हम सबके अंदर थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन पूर्णतः हम उस किसको डेडिकेटेड है, वो हमारी पर्सनैलिटी का टाइप है। अगर हम पूर्णतः एक कलाकार हैं, या फिर पूर्णतः हम प्रकृति के इतने बड़े प्रेमी हैं, या चित्रकार हैं, या साहित्यकार हैं कि हम साहित्य ही लिख दिया, हमने एक ब्यूटी देखी पहाड़ों की, वहाँ पर कुछ चिड़िया थी, कुछ प्रकृति, ऑफ कोर्स प्रकृति में तो प्राकृतिक बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और उससे आप इतने ज़्यादा ड्रिवन हो गए कि आपने साहित्य ही लिख दिया। मान के चलिए आपने कुछ कविता लिख दी, कोई भी चीज़ आपने लिख दी, तो ऐसी स्थिति में, मैं साहित्य और कविता को मिक्स नहीं करना चाहती हूँ, तो ऐसी स्थिति में, या आपने चित्रकारी कर दी, तो ऐसी स्थिति में आप सौंदर्य के बहुत ही बड़े प्रेमी हैं, सौंदर्य के बहुत ही बड़े प्रेमी हैं। यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो हो जाएगी एस्थेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको आप सौंदर्यात्मक पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये 6 तरीके के टाइप्स हैं, ये 6 वर्गीकरण इन्होंने कर दिए हैं, ठीक है ना। समाज शास्त्र की दृष्टिकोण से है, ये समाज शास्त्र की दृष्टिकोण से इन 6 कैटेगरीज में हमारे स्प्रेंगर साहब ने पर्सनैलिटीज को बांट दिया। कौन थे? एडवर्ड स्प्रेंगर, ठीक है। अधिकतर किताबों में आप इनका नाम स्प्रेंगर लिखा देखेंगे, और टाइप्स ऑफ मैन के नाम से आप इनकी किताबों का उल्लेख देखेंगे। ये नाम हो सकता है कि आपको ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपसे ना पूछा जाए कि ये कहाँ से थे, पर आपको अगर याद रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। जर्मनी से बिलोंग करते थे, जर्मन फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये एक छोटा सा लेक्चर था हमारा समाज शास्त्र की दृष्टि से पर्सनैलिटी का किस किस तरीके से स्टडी हम करते हैं, कैसे उसको हम जांचते हैं, कौन होते हैं वो लोग समाज शास्त्र की दृष्टि से। अगले लेक्चर में हम मनोविज्ञान के दृष्टि से भारतीय दृष्टिकोण में पर्सनालिटीज़ को किस तरीके से विभाजित किया गया है वो पढ़ेंगे। तो पर्सनालिटी एक बड़ा टॉपिक है, और अगली बार जब आप किसी व्यक्ति से मिलें तो ये जानने की कोशिश कीजिएगा, ऑब्जर्व करके, उनसे बातचीत करके, कि वो किस तरीके की पर्सनैलिटी है। हम किसी की पर्सनैलिटी को जांच सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ और अपना ज्ञान भी देना है तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई आप भी कर रहे हैं और पढ़ाई हम भी कर रहे हैं। और आपको तो ध्यान ही होगा कि जॉन ड्यूई ने क्या कहा था कि पढ़ाई, एजुकेशन लाइफ ही है, जिंदगी ही है ना। तो चलिए अपनी जिंदगी को अच्छा बनाते हैं और बाकी एजुकेशन से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।